घाटी के मुहाने पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा अविश्वसनीय था। घाटी के बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ बहुरंगी पत्थर रखा था। वह पत्थर हल्का हल्का कांप रहा था और उसी से वह मोहक और कर्णभेदी संगीत निकल रहा था। सुंदरवन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, एक अत्यंत सुंदर और घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के वृक्ष आसमान को छूते थे, जिनके बीच से सूरज की किरणें छन छन कर धरती पर सुनहरी चित्तियां बनाती थीं। रंग बिरंगे फूल हर मौसम में अपनी छटा बिखेरते और मीठे फलों से लदे वृक्ष पशु पक्षियों को आमंत्रित करते। यहाँ शेर सिंह का राज था, एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा। उसकी धाक ऐसी थी कि कोई भी जानवर अन्याय करने से पहले 100 बार सोचता। भालू दादा जंगल के सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान सदस्य थे, जिनकी सलाह हर मुश्किल में काम आती थी। चंचल बंदरों की टोली, जिसका मुखिया था नटखट बंदर मामा, अपनी उछलकूद और शरारतों से जंगल में रौनक बनाए रखती थी। मीठू तोता अपनी रटी रटाई बातों से सबको हंसाता, तो कोयल अपनी मधुर वाणी से वातावरण में मिठास घोल देती। हिरणों के झुंड, खरगोशों की चौकड़ी, हाथियों का विशाल परिवार, चालाक लोमदधी, फुर्तीला चीकू चीता और तालाब में मगरमच्छ मामा सभी मिलजुल कर रहते थे। कभी कभी छोटी मोटी नोक झोंक के बावजूद एक दिन जब सुबह की सुनहरी धूप पत्तों से छन कर आ रही थी और पक्षी अपने मधुर संगीत से जंगल को जगा रहे थे, तभी एक अजीब अनसुनी सी धुन जंगल में गूंजने लगी। यह धुन न तो किसी पक्षी की थी न किसी जानवर की। यह बहुत ही धीमी, रहस्यमयी और किसी हद तक मोहक थी। शुरुआत में तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई नया पक्षी आया होगा या हवा का कोई खेल होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, वह धुन और स्पष्ट होती गई। रात के सन्नाटे में तो वह और भी ज्यादा प्रभावी लगने लगी। सबसे पहले बंदर मामा की टोली ने इस पर गौर किया। वे ऊंचे पेड़ों पर थे और उन्हें यह आवाज सबसे साफ सुनाई दे रही थी। अरे साथियों, बंदर मामा ने अपने कान खड़े करते हुए कहा। कैसी आवाज है, मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी। दूसरे दिन जब जानवर अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह धुन उनके मन मस्तिष्क पर असर कर रही है। हिरण घास चरते चरते रुक जाते और कान लगाकर उस धुन को सुनने लगते। खरगोश अपनी बिलों से बाहर निकलकर उस आवाज की दिशा में देखने की कोशिश करते। यहाँ तक कि चीकू चीता, जो शिकार पर निकला था, वह भी कुछ पल के लिए ठहर गया, उस अनजाने संगीत में खो सा गया। शेर सिंह ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि जंगल में एक अजीब सी बेचैनी फैल रही है। जानवर अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उसने तुरंत एक सभा बुलाई। सभी जानवर चिंतित मुद्रा में सभा स्थल पर पहुंचे। प्रिय जंगलवासियों, शेर सिंह ने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया। पिछले कुछ दिनों से हम सब एक अजीब सी धुन सुन रहे हैं। क्या किसी को पता है कि यह कहाँ से आ रही है और इसका स्रोत क्या है? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोयल ने कहा, महाराज, यह आवाज किसी पक्षी की तो नहीं लगती। ये बहुत ही अजीब है, कभी मीठी लगती है, कभी डरावनी। मीठू तोते ने अपनी रटी रटाई बात दोहराई। कौन है, कौन है? बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। भालू दादा, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, अपनी भारी आवाज में बोले। महाराज, यह कोई साधारण बात नहीं लगती। इस धुन में कुछ ऐसा है जो हम सबको अपनी ओर खींच रहा है, हमारे ध्यान को भटका रहा है। हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा। तय हुआ कि जंगल के सबसे फुर्तीले और ऊंची उड़ान भरने वाले जानवरों को इस धुन के स्रोत का पता लगाने के लिए भेजा जाएगा। चीकू चीते को मैदानों और घाटियों में भेजा गया। बंदर मामा की टोली को ऊंचे पेड़ों पर चढ़ाकर दूर तक देखने का काम सौंपा गया। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धुन हर दिन और तीव्र होती जा रही थी। अब उसका असर और भी गहरा होने लगा था। जानवर सुस्त रहने लगे थे। शिकारियों का ध्यान शिकार से हट गया था और शिकार होने वाले जानवर भी अपनी चौकसी खो बैठे थे। हाथियों का झुंड, जो हमेशा अपनी मस्ती में रहता था, अब गुमसुम सा एक जगह खड़ा उस धुन को सुनता रहता। लोमड़ी अपनी चालाकी भूल चुकी थी। नन्हे खरगोश भी खेलने कूदने के बजाय एकटक उस अज्ञात दिशा में देखते रहते जहां से आवाज आती प्रतीत होती थी। जंगल की व्यवस्था चरमराने लगी थी। भूख से बिलबिलाते शावकों की आवाजें आने लगीं, क्योंकि उनकी माएं शिकार पर नहीं जा पा रही थीं। फल पेड़ों पर ही सड़ने लगे थे, क्योंकि बंदर उन्हें तोड़ने के बजाय उस संगीत में डूबे रहते थे। एक शाम
जब शेर सिंह अपनी गुफा में चिंतित बैठा था, बंदर मामा हाँफते हाँफते उसके पास आया। महाराज महाराज, मुझे कुछ पता चला है। शेर सिंह ने उत्सुकता से पूछा। क्या पता चला है बंदर मामा? जल्दी बताओ। महाराज, वह आवाज जंगल के उत्तरी छोर पर, जहां काली चट्टानों वाली घाटी है, वहां से सबसे तेज आती है। मैं और मेरी टोली आज उसी तरफ गए थे। जैसे जैसे हम घाटी के पास पहुंचे, आवाज इतनी तेज हो गई कि हमारे सिर चकराने लगे। हमें वहां कुछ चमकता हुआ भी दिखाई दिया, पर हम डर के मारे पास नहीं गए। ये एक महत्वपूर्ण सुराग था। शेर सिंह ने तुरंत भालू दादा को बुलवाया और सारी बात बताई। भालू दादा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, काली चट्टानों वाली घाटी, वह जगह तो वैसे भी रहस्यमयी है। हमारे पूर्वज कहते थे कि वहां आसमान से कोई चीज गिरी थी बहुत साल पहले। हो सकता है इस धुन का संबंध उसी से हो। अगले दिन सुबह सुबह शेर सिंह, भालू दादा, हाथियों के सरदार गजराज, चीकू चीता और बंदर मामा की एक छोटी टोली उस घाटी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे घाटी के करीब पहुंचते गए, वह रहस्यमयी संगीत और तेज होता गया। जानवरों के सिर घूमने लगे, कानों में दर्द होने लगा, लेकिन हिम्मत करके वे आगे बढ़ते रहे। घाटी के मुहाने पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा अविश्वसनीय था। घाटी के बीचों बीच एक विशाल, चमकता हुआ, बहुरंगी पत्थर रखा था। वह पत्थर हल्का हल्का कांप रहा था और उसी से वह मोहक और कर्णभेदी संगीत निकल रहा था। पत्थर के आसपास की जमीन पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें उकेरा हो। ये क्या चीज है? चीकू चीता ने हैरानी से कहा। भालू दादा ने ध्यान से उस पत्थर को देखा। मुझे लगता है यह कोई उल्कापिंड का टुकड़ा है, या शायद किसी दूसरी दुनिया की कोई वस्तु। इसकी चमक और संगीत सामान्य नहीं है। शेर सिंह ने गरज कर कहा, चाहे यह कुछ भी हो, इसी ने हमारे जंगल का सुख चैन छीना है। हमें इसे यहां से हटाना होगा या इसे शांत करना होगा। लेकिन यह कैसे किया जाए? पत्थर के पास जाना भी मुश्किल था। उसकी आवाज और कंपन इतने तीव्र थे कि कोई भी उसके नजदीक खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी बंदर मामा को एक विचार आया। महाराज, अगर हम अपने कानों को पत्तों और मिट्टी से बंद कर लें तो शायद हम इसके पास जा सकें। यह तरकीब काम कर गई। जानवरों ने अपने कानों में मुलायम पत्ते और गीली मिट्टी ठूंस ली। इससे आवाज का असर कुछ कम हुआ। अब चुनौती थी पत्थर को हटाने की। वह बहुत भारी लग रहा था। गजराज, हाथियों के सरदार, ने कहा, महाराज, मैं और मेरे साथी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन इसे यहां से खिसकाना होगा। हाथियों ने अपनी सूंडों और मजबूत कंधों से पत्थर को धकेलना शुरू किया। भालू दादा ने उन्हें सही दिशा बताई, ताकि पत्थर घाटी से लुढ़क कर नीचे गहरी खाई में गिर जाए, जहां पानी भरा हुआ था। शेर सिंह और चीकू चीता बाकी जानवरों को हौसला दे रहे थे। बंदरों की टोली छोटे मोटे पत्थर और झाड़ियां रास्ते से हटा रही थी। यह एक कठिन काम था। पत्थर बहुत भारी था और उसका संगीत अभी भी परेशान कर रहा था। कई बार हाथी थककर हाँफने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूरे जंगल की शांति और भविष्य का सवाल था। काफी घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वह चमकता हुआ पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वह घाटी किनारे से लुढ़कता हुआ नीचे गहरी खाई में जा गिरा। छपाक की एक बड़ी आवाज आई और उसके बाद शांति। वह रहस्यमयी संगीत पूरी तरह से बंद हो गया था। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा सुकून देने वाला था। जानवरों ने अपने कानों से पत्ते और मिट्टी निकाली। उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वह संगीत जिसे वे लगभग भूल चुके थे। धीरे धीरे सुंदरवन अपनी पुरानी लय में लौटने लगा। जानवर उस रहस्यमयी धुन के असर से बाहर आने लगे। शिकारियों ने फिर से शिकार करना शुरू कर दिया। हिरण चौकन्ने होकर घास चरने लगे। बंदर अपनी शरारतों पर लौट आए और कोयल ने फिर से अपनी मीठी तान छेड़ दी। उस शाम जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी जानवर उस विजय से खुश थे। शेर सिंह ने अपने भाषण में कहा, आज हमने सीखा कि एकता में कितनी शक्ति होती है। हम सबने मिलकर एक ऐसी चुनौती का सामना किया जो अकेले किसी के बस की बात नहीं थी। यह पत्थर चाहे कहीं से भी आया हो, इसने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। जब हम सब साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। भालू दादा ने मुस्कुराते हुए कहा,
और यह भी कि हर अनजानी और मोहक चीज अच्छी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा सुख अपनी सामान्य और शांतिपूर्ण जिंदगी में ही होता है। उस दिन के बाद सुंदरवन और भी मजबूत और एकजुट हो गया। जानवरों ने उस रहस्यमयी संगीत और चमकते पत्थर की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया, एक चेतावनी के तौर पर और एक प्रेरणा के तौर पर भी। और जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के सामान्य संगीत के साथ फलता फूलता रहा, जहां हर आवाज परिचित थी और हर धुन दिल को सुकून पहुंचाती थी। उस अनोखी घटना ने सुंदरवन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया था, एकता और साहस का अध्याय।